सबकी मंसूबा साजी। सबकी मंसूबा साजी क्या है? कमरा जमात में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने से पहले जो मंसूबा तैयार किया जाता है उसे लेसन प्लान या सबकी मंसूबा कहा जाता है। सबकी मंसूबा साजी क्यों जरूरी है? याद रखिए, दर्स तदरीस के अमल को मौसर बनाने और वक्त का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सबकी मंसूबा साजी करना बहुत जरूरी है। सबकी मंसूबा साजी के 3 हिस्से होते हैं: तारुफ, इर्तकाई सरगर्मियां और जायजा। आइए देखते हैं कि तारुफ में क्या होता है। सबकी मंसूबे के इस हिस्से में मजमून, उन्वान, मकसद, वक्त और जमात के बारे में लिखा जाता है। मकसद: कोई भी सबक पढ़ाने के लिए मकसद का तयन करने की जरूरत होती है। याद रहे कि तलबा को पढ़ाने के लिए ऐसा मकसद रखना चाहिए कि जिसमें बच्चों की तालीमी और समाजी महारतों को निखारा जा सके। बुनियादी तौर पर मकसद के 2 हिस्से होते हैं: तालीमी हिस्सा। इस हिस्से में बच्चों के इल्म में इजाफा करने के लिए दरसी किताब में से पढ़ाए जाने वाला मवाद लिखा जाता है। समाजी हिस्सा। मकसद के इस हिस्से में तलबा की तरबियत के लिए तरीका शामिल किया जाता है, जैसे ग्रुप वर्क वगैरह। इर्तकाई सरगर्मियां। इर्तकाई सरगर्मियों को तामीराती सरगर्मियां भी कहा जाता है। सबकी मंसूबे के इस हिस्से में ऐसी सरगर्मियां शामिल की जाती हैं जिन्हें अमली तौर पर करते हुए तलबा के इल्म, महारतों और रवैयों में बेहतरी आए। जायजा। ये सबकी मंसूबा साजी का एक अहम हिस्सा है, जिससे ये मालूम किया जाता है कि मकसद किस हद तक हासिल हुआ। अगर जायजा दुरुस्त तरीके से किया जाए तो दर्स व तदरीस के दौरान होने वाली कमियों को आइंदा सबकों में पूरा किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर सबकी मंसूबा साजी के तीनों हिस्से यानी तारुफ, इर्तकाई सरगर्मियां और जायजा जंजीर की कड़ियों की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। इन सब का आपस में गहरा ताल्लुक है। अगली वीडियो में हम सबकी मंसूबा साजी करेंगे। साबका मालूमात या ज़हनी आमादगी। हम सब जानते हैं कि इंसानी दिमाग बेशुमार तहों पर मुश्तमिल होता है और ये तहें तब बनती हैं जब दिमाग नई मालूमात हासिल करता है। इंसान के सीखने का अमल शिक्म मादर से ही शुरू हो जाता है और इस दुनिया में आने के बाद इसमें मुसलसल इजाफा होता चला जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि स्कूल में आने वाला बच्चा कोरा कागज नहीं है, वो बहुत सी मालूमात अपने साथ लेकर स्कूल तक पहुंचता है। जब हम बच्चे को अपने मुकर्रर करदा मकसद के मुताबिक नई मालूमात देना चाहते हैं तो इससे मुताल्लिक बच्चे की साबका मालूमात का जायजा लेते हैं ताकि नई मालूमात को साबका मालूमात के साथ जोड़ा जा सके। इसकी अहम वजह यह है कि जब साबका मालूमात को नई मालूमात से जोड़ा जाता है तो बच्चा इसे आसानी से सीख जाता है और बाद में इस इल्म को इस्तेमाल करने में उसे आसानी रहती है। वो सीखने के अमल में दिलचस्पी लेता है। दूसरे लफ्जों में वो सीखने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा हो जाता है। मसलन अगर शहरी जिंदगी के मौजू पर तलबा को नई मालूमात देना मकसूद हो तो हम शहरी जिंदगी से मुताल्लिक साबका मालूमात जानने के लिए बच्चों की उम्र, जमात और माहौल को सामने रखते हुए बेशुमार सवालात पूछ सकते हैं। आइए इसकी चंद मिसालें देखते हैं।
मकसद का तायुन। सबकी मंसूबा साजी करने से पहले इसके अज्जा को दुरुस्त तरीके से लिखने के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम सबकी मंसूबा साजी में मकसद को दुरुस्त तरीके से लिखने के बारे में बात करेंगे। ये एक हकीकत है कि अगर मकसद का तायुन दुरुस्त ना किया गया हो तो सरगर्मियां और जायजा कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकते। याद रहे, एक दुरुस्त मकसद का स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि मकसद के स्मार्ट होने का क्या मतलब है। एस से स्पेसिफिक। एक मकसद का मखसूस होना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चों को मेरा वतन पढ़ा रहे हैं तो आपको ये महसूस करने की जरूरत है कि वतन से मुताल्लिक कौन सी मालूमात आप उसको देना चाह रहे हैं। एम से मेजरेबल यानी काबिल पैमाइश। असातिज़ा के लिए जरूरी है कि जब सबकी मंसूबा साजी के लिए मकसद का तायुन करें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि इसे काबिल पैमाइश बना दें ताकि जायजा लेने में आसानी रहे। मसलन अगर आप बच्चों को जुमले लिखवाना चाहते हैं तो मकसद में जमात के मुताबिक उनकी तादाद लिखें कि आप कितने जुमले लिखवाना चाहते हैं। इस तरह जायजा लेने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। ए से अचीवेबल या अटेनेबल। उर्दू में इसे काबिल हासिल कहेंगे। इसका मतलब ये है कि सबकी मंसूबा साजी में मकसद ऐसा हो कि जिसे अपने मखसूस वक्त में हासिल किया जा सके। इसका ताल्लुक तादाद से भी हो सकता है और मकसद के मखसूस होने से भी। आर से रियलिस्टिक यानी हकीकी। मकसद को ऐसा होना चाहिए कि जिसे हासिल करना मुमकिन हो। मसलन अगर हम किसी शख्सियत के बारे में सबक पढ़ा रहे हों और हमारा मकसद बच्चों में उनके लिए अकीदत का जज्बा पैदा करना है तो जरा सोचिए कि ऐसी सूरत में 40 मिनट के दौरान आप अकीदत का जज्बा कैसे पैदा कर सकते हैं। टी से टाइम बाउंड यानी मखसूस वक्त। मकसद का तायुन करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो उस मखसूस वक्त में हासिल किया जा सके जो आपने पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया है। मिसाल के तौर पर अगर टाइम टेबल के मुताबिक 40 मिनट का पीरियड मुकर्रर किया गया है तो आपका मकसद इन 40 मिनट के दौरान ही हासिल हो जाना चाहिए। सरगर्मी। आइए सबसे पहले सरगर्मी के मफहूम को समझते हैं। सरगर्मी लफ्ज सरगर्म से निकला है जिसका मतलब है मुतहर्रिक होना। इस तरह लेसन प्लान में सरगर्मी ऐसा हिस्सा है जिसके तहत कमरा जमात में तलबा को और असातिज़ा को मुतहर्रिक रहते हुए काम करना है। याद रहे कि सरगर्मी लेसन प्लान में लिखे गए मकसद के मुताबिक होनी चाहिए क्योंकि इसी के जरिए मकसद हासिल किया जाएगा। सरगर्मी को इतना तवील होना चाहिए कि पीरियड के लिए मखसूस वक्त में मुकम्मल हो सके। सरगर्मी में गैर मुतल्लिका चीजें शामिल करने की जरूरत नहीं होती। आइए इसकी मश्क करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा मकसद है तलबा 5 अल्फाज के जुमले वर्कशीट पर लिख सकें। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन हम इस एक तरीके को सरगर्मी की शक्ल में लिखेंगे। नंबर 1, मुअल्लिम बारी बारी फ्लैश कार्ड के जरिए तलबा से 5 नए अल्फाज पढ़वाएगा, फिर तलबा को बताएगा कि आज हम इन अल्फाज के जुमले लिखेंगे। नंबर 2, मुअल्लिम बारी बारी तलबा से हर लफ्ज के ज़ुबानी जुमले बनवाएगा।
اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ضرورت پڑنے پر تصحیح کرے گا۔ نمبر 3، طلباء کو جوڑوں میں ورک شیٹ دی جائے گی جس پر وہ دیے گئے الفاظ کے جملے لکھیں گے۔ اس دوران معلم خاموشی سے نگرانی کرے گا اور ضرورت پڑنے پر انفرادی طور پر بچوں کی مدد کی جائے گی۔ آخر میں معلم باری باری ایک لفظ بولے گا اور ہر جوڑا اس لفظ سے بنایا گیا جملہ سنائے گا۔ بالترتیب اس طریقے سے تمام الفاظ کے جملے سنے جائیں گے اور آخر میں طلباء سے ورک شیٹس لے لی جائیں گی تاکہ بعد میں چیک کر کے واپس کی جا سکیں۔ وقت کا تعین۔ آخر میں سرگرمی کے ہر قدم یعنی سٹیپ کے سامنے وقت کی تقسیم کریں گے تاکہ اندازہ رہے کہ سرگرمی کے ہر حصے کو کتنے وقت میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ ہر جماعت کے لیے ایک جیسا وقت مخصوص کرنا ضروری نہیں، بلکہ معلم کو اپنی جماعت کے بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے سرگرمی کے ہر قدم کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ مثلاً ہو سکتا ہے معلم الف کی جماعت کے بچے معلم بے کی جماعت کے بچوں کی نسبت جلدی لکھنے کا کام مکمل کر سکتے ہوں، اس لیے دونوں اساتذہ سٹیپ کا ٹائم اسی حساب سے لکھیں گے۔ نمونے کے طور پر آپ سرگرمی میں وقت کی تقسیم اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جائزہ۔ کسی بھی کام سے حاصل ہونے والے فائدے یا نقصان کو جاننے کے لیے اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ یہی حال تعلیم کے شعبے میں ہے۔ بچے کو جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کی افادیت یا متوقع مسائل کو جاننے کے لیے جائزہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیکھنے کے عمل کو جاننے کے لیے عموماً 2 طرح سے جائزہ لیا جاتا ہے: رسمی جائزہ اور غیر رسمی جائزہ۔ رسمی جائزہ سبق یا سلیبس کے مطابق پڑھانے کے بعد آخر میں لیا جاتا ہے۔ جبکہ غیر رسمی جائزہ دوران تدریس لیا جاتا ہے۔ دوران تدریس جائزہ 2 طرح سے مفید ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر معلم پڑھانے میں دقت محسوس کرتا ہے تو وہ بعد میں اپنی اصلاح کر کے دوبارہ پڑھا سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر بچے سیکھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو معلم وہیں ان کی مشکل حل کر سکتا ہے اور کانسیپٹ کو نئے طریقے سے سکھا سکتا ہے۔ غیر رسمی جائزہ سرگرمی کے دوران لیا جاتا ہے۔ یہ جائزہ بالکل مقصد کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی وہی سرگرمی دیکھتے ہیں جو پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ اس سرگرمی میں ہمارا مقصد تھا طلباء 5 الفاظ کے جملے ورک شیٹ پر لکھ سکیں۔ سرگرمی میں دیکھیے کہ کس پوائنٹ پر بچے جملے لکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، پوائنٹ نمبر 3 پر طلباء کو جوڑوں میں ورک شیٹ دی جائے گی جس پر وہ دیے گئے الفاظ کے جملے لکھیں گے۔ اس دوران معلم خاموشی سے نگرانی کرے گا۔ در حقیقت یہاں معلم خاموشی سے جائزہ لے رہا ہے اور ضرورت پڑنے پر انفرادی طور پر بچوں کی مدد کرے گا۔ اگرچہ ورک شیٹ کو چیک کر کے بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں دوران تدریس جائزہ لینا بہت ضروری ہے تاکہ مقصد حاصل کرنے کے لیے بچے کی مدد کی جا سکے۔ نمونے کے طور پر آپ سرگرمی میں وقت کی تقسیم اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں، سبسکرائب کریں اور اگر زیادہ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔
جاتے جاتے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ آپ کے خیال میں تعارف، ارتقائی سرگرمیوں اور جائزے کے درمیان بہتر تعلق کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔